Let's welcome our next speaker, Shri Deepak Kumar, IG Agra Range, on stage please, and also our moderator, Ashish Singh. सर वेलकम। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जब आगरा रेंज आपने संभालना शुरू किया तो व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? देखिए, आगरा रेंज में जो सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो दो मेजर जो एक्सप्रेस वे है उसका सबसे बड़ा हिस्सा इधर से ही गुजरता है। नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे जो सबसे पहले बना, और आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे पर कोई भी छोटी घटना होती है तो वो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है, और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी वो एक चैलेंज है। चाहे वो एक्सीडेंट हो, वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है, या छोटी कोई लूट की घटना हो जाए, कोई रोड रेज की घटना हो जाए, तो लोगों को खासकर जो विमेन हैं उसको लेकर के ये हमेशा शंका बनी रहती है कि रात में हम जाएंगे और ये इतनी बड़ी रोड की जर्नी है तो क्या ये सेफ़ जर्नी है या नहीं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमेशा हम लोगों को जो उनका एक महिला शक्ति मिशन रहता है कि विमेन को हमेशा महसूस होना चाहिए, महिलाओं को, कि ये जो पूरी जर्नी है हमारी लखनऊ से दिल्ली की, वो पूरा वो सेफ़ जर्नी रहे। तो उसका करीब 50% एरिया हमारे रेंज में आता है। सर इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये मॉडल है जिसमें कि मिशन शक्ति जिसको कहते हैं, तो उसके कारण हम लोगों ने सारे जगह पर प्रत्येक 5 किलोमीटर पर या 10 किलोमीटर का वो एरिया होगा जहाँ पर कि हमारी पुलिस की गाड़ियाँ सब जगह लगी रहती हैं, और CCTV कैमरे जहाँ जहाँ उतरने की व्यवस्था है उन सब जगह हम लोगों ने लगाया। और ट्रेडिशनली इन इलाकों पर जो क्रिमिनल गैंग है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से जो मथुरा का जो ये बेल्ट है, यहाँ पर इस तरह की रोड रेज की घटनाएँ होती थी या लूटपाट की घटनाएँ होती थी, वैसे क्रिमिनल गैंग्स पर हम लोगों ने वर्क किया। और ईश्वर की कृपा से जब से हम लोग हैं यहाँ पर, तब से रोड रेज या रोड इस तरह के लूटपाट की किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, एक जो सेफ सिटी जिसके लिए आयोजन के लिए आप लोग आगरा आए हुए हैं, तो खासकर जो हमारी आधी आबादी है उसको ये महसूस होना कि हम लखनऊ से, दिल्ली से या कहीं से हम जाएंगे यदि हाईवे पर रात में 2 बजे भी और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और आगरा रेंज की हमारी पुलिस इसमें काफ़ी सफल रही है। सर आपने आधी आबादी की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने देखा है कि हमारे देश में जब भी कोई बाहर से फॉरेन से महिला आती हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी होती है, बदसलूकी होती है। और आगरा क्योंकि एक ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है, अभी होली भी आने वाला है, आप आगरा रेंज पूरा देख रहे हैं, मथुरा में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं महिलाओं के साथ, तो कैसे आप इसको प्रिवेंट करने का सोच रहे हैं? व्हाट इज़ द प्लान? देखिए, ये जो प्लान होता है ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं होती। ये नहीं है कि दीपक कुमार आ गए तो ठीक हो जाएगा और दूसरे थे तो ठीक नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी को जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो कानून व्यवस्था को लेकर जो उनकी जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, उस पर हम लोग चलते हैं। और आपने जो होली की बात कही, मथुरा और आगरा ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ प्रिवेलेंट हैं, जहाँ फॉरेनर्स काफ़ी आते रहते हैं। आप वृंदावन जाएंगे तो इस्कॉन में या और भी जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। और मुझे बहुत ही इस बात की खुशी है कि हम लोग जब भी कभी वृंदावन जाते हैं तो आम महिला, लास्ट बार जन्माष्टमी के बाद हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, एक फॉरेन, एक अमेरिकन लेडी, वो हमें उसने देखा हमारा यूनिफॉर्म तो वो आई हमारे पास दौड़ते, तो हमें लगा उन्हें कोई दिक्कत आ गई, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि पुलिस के कारण अब यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है और पुलिस यहाँ हमेशा घूमती रहती है, और मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में, जो भी फॉरेनर्स आते हैं और ख़ासकर जो हमारी उसमें भी जो आधी आबादी महिलाओं, जो हमारी लेडीज़ हैं, जो फीमेल जो फॉरेनर्स हमारे लोग आते हैं, तो उनको सिक्योरिटी देना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। आज के डेट में मैडम मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ICICI लोम्बार्ड का एक सर्वे था, जिस सर्वे में जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो काशी जा रहे हैं, वाराणसी, उसके बाद दूसरा नंबर मथुरा का था। और मथुरा में प्रत्येक दिन 2 लाख से 2.5 लाख के लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और मथुरा में चूँकि दर्शन के लिए डिफरेंट जगह है, वृंदावन है, इसके अलावा मथुरा है,
इसके अलावा गोकुल है, इसके बाद आप दूसरी तरफ चले जाइएगा तो बरसाने है और गोवर्धन है और गोवर्धन की परिक्रमा। तो ये जो पंच तीर्थ हैं मथुरा के, तो यहाँ पर आने वालों की संख्या काफ़ी रहती है। ऐसा कोई वीकेंड नहीं है जहाँ पर कि आपको मथुरा में भीड़ नहीं मिलेगी। तो और उसमें साउथ इंडिया के भी लोग, जब से अयोध्या जी में राम मंदिर बना है, तो जो दक्षिण भारत के लोग आते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम अयोध्या जी आ रहे हैं तो मथुरा आ जाएं, आगरा आ जाएं। तो आगरा की भी होटल इंडस्ट्री में आप देखेंगे, इनसे आप बात करेंगे तो अचानक बूम आ गया, यहाँ हमेशा लोग आते हैं। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो औरतें आती हैं उनके साथ चेन स्नैचिंग नहीं हो। दक्षिण भारत की जो महिलाएं आती हैं वो चेन, सोने की चेन वो ज़्यादा पहनती हैं, तो उनके साथ कोई लूटपाट की घटना नहीं हो। क्योंकि यदि हम इनको सिक्योर करके भेजते हैं, इनकी यदि हम सिक्योरिटी, इनको महसूस होता है कि हम यूपी जा रहे हैं तो सेफ जा रहे हैं, तो हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर यही हैं। ये जब अपने देश में जाएंगे और अपने राज्य में जाएंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, हम गए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया, हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई नहीं हुई, और हुई तो उसको उन्होंने केस को सॉल्व करने का प्रयास किया। तो ये पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है और हम लोग इसी चीज़ के लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ तो है कि मतलब अपने देश में अपना देशवासी अगर कुछ बदतमीज़ी कर रहा है तो पुलिस उसको टैकल कर लेगी आराम से, मुझे विश्वास है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया आ रहा है और वो मिसबिहेव कर रहा है, कुछ इलीगल काम कर रहा है, क्योंकि आगरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेता है फॉरेनर्स का, तो उन लोगों के लिए व्हाट इज़ द प्लान? उसके लिए भी एक SOP बनी रहती है। कोई भी फॉरेनर्स हमारे देश में यदि कोई क्राइम करता है तो उसके लिए पूरी एक SOP बनी हुई है। उसको देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो इस देश के लिए, वो सबके लिए एक है, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे इंडियन हो। अब उस रूल ऑफ लॉ में हम जो फॉरेनर्स यदि कोई चीज़ करता है तो उसकी एम्बेसी को हमें बताना होता है। ये समस्या मथुरा में आती है, खासकर कुछ एक जो फॉरेनर्स हैं जो इस्कॉन में आए और उसके बाद उनकी ऐसी शिकायतें मिली, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त करने के लिए भी पुलिस ने कार्रवाई की। फिर उनके एम्बेसी से उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड थे उनके देश में, उसके बारे में उसको मंगाया गया और उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। तो कोई भी रूल ऑफ लॉ जो है हमारे पूरे देश के लिए एक है, और कोई भी फॉरेनर भी यदि ऐसी हरकत करता है जो हमारे रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है तो उस पर जो कार्रवाई है उसको हम लोग करते हैं, लेकिन उसकी जो SOP है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो मुझे जानना है कि आगरा की जो पुलिस है वो कितनी स्मार्ट है, कैसे कितनी स्मार्टली डील करती है? आगरा की तो पुलिस बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ के जो CP हैं और उनकी पूरी जो टीम है, और यहाँ का DCP है, इज़ वेरी यंग एंड प्रॉमिसिंग ऑफिसर। इन लोगों ने अच्छे से इसको डील किया है, क्राइम को भी, अपराध को भी। यहाँ की ट्रैफिक में भी काफ़ी सुधार हुआ है और जो लड़के हैं वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी इस पूरे रेंज में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो मथुरा का भी चलता है, फिरोजाबाद में भी मेयर बैठते हैं, वहाँ का भी प्रोजेक्ट है। तो इन सभी जगह पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर, चूँकि आगरा एक बड़ा शहर है इस पूरे रेंज में, तो आगरा में ज़्यादा लोग भी आते हैं, आगरा की शहरी आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक का जो आना जाना जो लगा रहता है वो आगरा से कहीं ज़्यादा मथुरा में वो रश है। मथुरा में आगरा की तुलना में 2 गुना 3 गुना लोग ज़्यादा आते हैं, वीकेंड के अलावा भी, डेली जो हमारा जो वीकडेज है उसमें भी आगरा में भी लोग आते हैं। लेकिन जो पुलिस को आगरा और मथुरा इन दोनों जगह पर, जहाँ यहाँ ताजमहल लोग देखने आते हैं, फतेहपुर सीकरी जाते हैं, या आगरा के किले में लोग जाते हैं देखने, और वहाँ मैंने आपसे बताया पंचतीर्थ जो है वहाँ जाते हैं। तो पुलिस को हम लोगों के द्वारा सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि इन लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पुलिसकर्मी 24 घंटे में 16 घंटे मेहनत करते हैं, 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो आम आदमी, आप यहाँ जितने लोगों से पूछेंगे, यदि 100 लोग हैं सभागार में, तो सारे लोगों से आप पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किससे आपको डर है या कौन विभाग सबसे खराब है, तो वो पुलिस कहेंगे। हाँ। क्योंकि उनके माइंडसेट में ये बात आई हुई है। सर, तो ये भी तो एक सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है ना कि इस छवि को सुधारने के लिए आपने जमीनी, एकदम मैं इसीलिए बात कहा, ये छवि क्यों आई? हाँ। ये छवि इसलिए आई कि हम अपने बच्चे को यही बता रहे हैं। आज आप घर में आप कहिएगा कि आप चलिए हमारे घर सर, आ जाइए आज कॉफ़ी पीने। मैं आपके घर जाऊंगा और आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप कहिएगा कि ये पुलिस अंकल आए हुए हैं, तुम चुप हो जाओ। सभी लोग यही कहेंगे। तो हम बच्चे के मन में बचपन से ही ये चीज़ डाल रहे हैं कि ये पुलिस वाले हैं, ये बहुत ही जालिम होते हैं और इनसे जो है डरने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बच्चे के साइकोलॉजी में डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस आई
वो 1861 में अंग्रेज़ों ने, क्वीन विक्टोरिया ने जो एक्ट बनाया हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म करने के लिए कि पुलिस की इमेज जुल्मी की होनी चाहिए, वही एक्ट अभी तक चला आ रहा है। हम स्कूल में जब बच्चे को पढ़ाएंगे क्लास 1 में, क्लास 2 में, कि पुलिस हमारी रक्षा करती है, पुलिस यदि कोई समस्या होगी हम फ़ोन करेंगे तुरंत आएगी, तो बच्चे के मन में ये इशू जाएगा। अमेरिका में ट्रैफिक पुलिस के बारे में पढ़ाया जाता है कि ये पोल्यूशन में भी हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो उसके बारे में वो अच्छा सोचते हैं। पोस्टमैन के बारे में पढ़ाया जाता है कि 24 घंटे में कभी भी मेरे पास आएंगे, तो बच्चा उसके बारे में अच्छा सोचता है। तो हमारा जो ये नेगेटिव माइंडसेट समाज में बैठा हुआ है, ये कोई एक दिन का नहीं है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस का है कि पुलिस विभाग जो 24 घंटे में, हमारा एक SHO और जो हमारा दरोगा 14-16 घंटे मेहनत करता है, और उसके बावजूद भी जो पब्लिक ओपिनियन है वो हमारे अगेंस्ट रहती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये बात कही कि जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है हमारे पुलिस कर्मियों को दी जानी चाहिए, व्यवहार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसीलिए जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में जो महिलाएं हैं, करीब 20% सभी जगह हैं उत्तर प्रदेश में, सभी विभागों में, इन सबों को बीट ऑफिसर बनाया गया प्रमोट करने के लिए, ताकि किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को ये कठिनाई नहीं हो कि हम थाने गए, चौकी गए, कोई सुना नहीं। सभी जगह उन्होंने अलग से बीट ऑफिसर्स बनाया, जो हमारा मिशन शक्ति का प्रोग्राम था, और उसमें हमारी जो आउटरीच थी वो गांव-गांव तक उसको पहुंचाई गई। और दूसरा, जो मैंने आपसे कहा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा, जैसे केरला से लोग आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, यूरोप से आ रहे हैं, तो वैसे लोग आगरा आ रहे हैं, वो मथुरा जा रहे हैं, तो उनके साथ जो हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं उनका व्यवहार अच्छा, उनको घबराना नहीं चाहिए। कोई आदमी यदि 2.5 लाख की भीड़ यदि है तो 10 घंटे हो सकता है उसको लाइन में लगे, वो आदमी बहुत परेशानी में रहता है। कोई भी तीर्थयात्री श्रद्धालु है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसमें यदि हम उसको थोड़ा भी धक्का दे देंगे तो वो, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तुरंत वीडियो लगाएगा, तुरंत वायरल, वो तुरंत कहेगा कि साहब हमारे साथ ये बदतमीजी हुई। पुलिस की अपनी सीमाएं हैं। यदि बंगाल से मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया और उसकी गाड़ी को हमने फिक्स किया गोवर्धन में कि इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी, तो कोई भी टूरिस्ट चाहता है कि, सब लोग चाहते हैं कि गोवर्धन में हमारी गाड़ी जो है लास्ट मंदिर के सामने ही रुके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। और पुलिस वाला कोई उसको समझाया, वो नहीं माना, उसने, किसी ने बदतमीजी की, अब पुलिस वाले ने बदतमीजी कर दी, तो वो चीज़ें वायरल होती हैं। हमको पुलिस को इसी के लिए ट्रेंड करना है कि कोई आदमी यदि आपके साथ मुंह से बदतमीजी भी कर रहा है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा टूरिस्ट लोगों का प्लेस है। आप उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करिए, आप उस बस के खिलाफ करिए, लेकिन आप भी यदि वही काम करेंगे जो वो आपके साथ कर रहा है, तो जब ये चीज़ें वायरल होती है ना वर्दी में, तो इसका एक बड़ा निगेटिव असर जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो आपने क्वेश्चन किया, वो पुलिस की इस इमेज को सकारात्मक ही बनाना है। और इमेज पब्लिक बनाती है, समाज ही बनाता है। समाज ही कहता है कि पुलिस गलत है, हम भले ही उसके साथ हमेशा रहते हैं। सभी पत्रकार भी जो हैं, इनको भी सबसे ज़्यादा मदद पुलिस ही करती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये भी दुखी पुलिस वाले से ही। पत्रकार यहाँ पर जो इस रूम में मौजूद है, क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव पर कह रहा हूँ। एक पुलिस वाले को रात में 12 बजे भी यदि आपके ABVP का पत्रकार जो यहाँ के होंगे वो फ़ोन करेगा, वो ज़रूर वो फ़ोन उठाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि उनका फ़ोन अटेंड करे, लेकिन हमारे इस व्यवहार के कारण, मेरा जो बिहेवियर का जो ये पैटर्न है ना, इसके कारण ये समस्या आती है। और इसमें लगातार, ये एक दिन की नहीं है, हमें कंटिन्यू उनको ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल की प्रत्येक 3-3 महीने पर देती रहनी पड़ेगी कि हमारा व्यवहार टूरिस्ट के साथ ऐसा होना चाहिए। इसीलिए टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोले गए, मथुरा में खोला गया, आगरा में खोला गया, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उसके प्रति हमारा नज़रिया डिफरेंट हो, और वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब यहाँ से जाएं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश पुलिस बने, उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म के लिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। और यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है, और ये संकल्प है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसको कि हम लोग निश्चित रूप से इसको सिद्धि तक ले जाएंगे। आई थिंक इसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है, पुलिस इतनी इनिशिएटिव ले रही है। अच्छा, सीरियस बातें सर अब बहुत हो गई, बहुत देर से चल रही है, अब थोड़ा ना कॉन्वर्सेशन को थोड़ा लाइटर मोड की तरफ लेकर के जाते हैं। महिलाओं से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, खासकर उन महिलाओं से जो घर पे भी काम कर रही होती हैं, अपना घर संभाल रही होती हैं और दफ्तर भी आ रही होती हैं। लेकिन आज मुझे ये सवाल एक पुरुष से पूछना है कि सर आप कैसे अपना पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ जो है बैलेंस करते हैं? देखिए, ये पुलिस वालों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, खासकर फील्ड ऑफिसर के लिए। बिल्कुल। और मैं सभी फील्ड ऑफिसर्स जो भी हैं उनके तरफ से हम लोग
ज़िंदगी भर अपनी जो हमारी बेटर हाफ हैं, जो हमारी वाइफ्स हैं, हम उनके एहसानमंद हैं कि हम लोगों को वो लोग कभी किसी तरह की कोई परेशानी होने नहीं देते। इसके लिए भी तालियां और गाइस। जितनी तारीफ उन लोगों की जाए, चूँकि ज़िंदगी में अभी मेरा एक IRS एक ऑफिसर कल आए थे, तो उनसे मुलाकात होनी थी। एक यहाँ का DCP एक यंग ऑफिसर था, वो मिलने आ रहा था, लेकिन अचानक एक घटना घट गई और वो सीधे चला गया। पुलिस वालों की ज़िंदगी में जो यंग आदमी हैं, 20s 30s में लोग लड़के आते हैं, वो फिल्म देखने गए फैमिली के साथ, अचानक कोई बात हो गई, उसे भागना पड़ता है। आप घर पर 12 बजे 1 बजे से पहले आप जा नहीं सकते हैं, चूँकि लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं। सभी लोगों की उम्मीदें एक SHO से रहती है कि 24 घंटा SHO का फ़ोन चलता रहे, वो खड़ा रहे। भाई SHO की भी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं कि भाई वो कैसे ज़िंदगी जीता होगा। सब उससे उम्मीद रखते हैं, सभी एक SP से उम्मीद रखते हैं। तो हमारी जो वाइफ्स हैं, वो लोग सच में, वो जितनी भी औरतें हैं, वो सारी लोग बहुत ही ग्रेट हैं। और मैं उनको हृदय से, उन सभी जितनी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के सारे रैंक के ऑफिसर, सबकी वाइफ का धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत मुश्किल से अपने लिए भी टाइम निकालती हैं, अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देती हैं और पुलिसकर्मी के परिवार पर भी वही ध्यान रखती हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ा यदि किसी का क्रेडिट है तो उन पर है। लेकिन यस, मैं आपसे सहमत हूँ, एज ए पुलिस ऑफिसर्स हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि अपने फैमिली पर निश्चित रूप से ध्यान दें और ख़ासकर अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें। पुलिस वाले यहाँ पर इस तरह की गलती करते हैं। इसके कारण जब आप अमूमन कभी चेकिंग करिएगा, हेल्थ चेकअप होता है पुलिस का, तो आप यदि रेंडमली चेक करेंगे तो 100 में 80% पुलिस वालों का शुगर और BP बढ़ा रहता है, क्योंकि वो अपने हेल्थ पर खुद नहीं ध्यान देते हैं। तो उनको अपने हेल्थ पर और अपने फैमिली पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब टाइम एक चैलेंज है, जो चूँकि हमारी सर्विस या मेडिकल की सर्विस, जो भी इमरजेंसी सर्विस है, इसका नेचर इस तरह का है और धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी। अभी हमारे स्टेट में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि हमारा कोई ड्यूटी का टाइम फिक्स हो, खासकर फील्ड के ऑफिसर के लिए। बट धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है और इसमें हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे जब ग्रोइंग पीरियड में रहें, 6 से लेकर 12 के बीच में जब बच्चे रहें, तो ज़रूर उस ग्रोइंग पीरियड में बच्चों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ताकि कल को उनके बच्चे इस चीज़ को मिस नहीं करें कि मेरे पापा जो थे वो पुलिस में थे तो उन्होंने कभी हमें ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सर। अच्छा, आपकी लाइफ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पत्रकारों की भी ज़िंदगी, हमारा भी ऐसा ही रहता है। वो टेबल पे मेरे कोलीग्स बैठे हैं, बिल्कुल काफ़ी रिलेटेबल फील हो रहा है सर आपसे बात करके। पत्रकार की क्योंकि बात हुई है, तो आपका एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें आपने कहा था कि आप पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद आपने जो मोड़ लिया वो बिल्कुल 2 अलग एंड्स पर। कैसे? नहीं, ये मोड़ नहीं है। जैसे आपने पहले ही कहा कि मैं एक खांटी बिहारी लड़का हूँ, तो बिहार में जब हम लोग स्कूल की पढ़ाई शुरू किए तो उस ज़माने में, अब तो लोगों का फैसिनेशन नहीं है, लेकिन उस ज़माने में हम लोग न्यूज़ के प्रति काफ़ी हम लोगों का ये रहता था और BBC को हम लोग बहुत सुनते थे जी। तो BBC के सुनने की जो दीवानगी थी तो वो हमको उस समय बहुत अच्छी लगती थी। और जितने भी उस समय के पत्रकार BBC के थे, मुझे अभी भी सारे लोगों के नाम याद हैं और सब लोग किस तरह की उनकी वो बताते थे चीज़ों के बारे में। तो उसका काफ़ी एक असर, जो सोशियो पॉलिटिकल असर था, वो हमारे माइंडसेट पर उसमें पड़ा। बहुत बार हमें लगता था कि ये बातें ये सही नहीं कह रहे। जैसे BBC जो कश्मीर के बारे में जब हम अपने टीन एज में पढ़ते थे, तो जो कश्मीर के बारे में BBC के लोग बोलते थे वो हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उनकी जो सोच थी, चूँकि हमारे स्टेट में, बिहार में, यही एक माध्यम था वर्ल्ड के बारे में जानने का और उसको एक क्रिटिकल नज़रिए से समझने का, तो इसलिए ये चीज़ हमें अच्छी लगी। लेकिन चूँकि मैंने आपसे बताया कि जो बिहार का हमारा जो बैकग्राउंड था, इसमें हम लोग एक रूरल बैकग्राउंड के थे, गांव से निकले हुए थे, तो हमारे जो हमारे जो बाबा थे, दादी थी या पेरेंट्स थे, इन सब की इच्छा थी कि नहीं, आपको एक अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए। ये मेरा एक सवाल भी था सर वैसे तो। मैं बता दूं आपको कि बिहार से जो लोग भी आते हैं वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स ही ज़्यादा करें और फिर ऐसे ही करके IAS PCS वहीं से निकलते हैं। तो इसका कारण, तो इसी के कारण फिर नहीं तो लोगों को लगता है कि भाई ये हमारे लड़के ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया, अर्थात इसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो इसलिए फिर हम लोगों का एक पीयर प्रेशर भी समाज का, सोसाइटी का भी था। तो इसलिए हमने सर्विस एग्ज़ाम दिया UPSC का और ईश्वर की कृपा थी, हमारा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो हमसे ज़्यादा होशियार थे,
लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आज वो विभिन्न चैनलों में और विभिन्न प्रिंट मीडिया में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है। तो ये तो आपका लक भी है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं। लेकिन जो बिहार की जो सोसाइटी में एक चार्म जो गवर्नमेंट सर्विस के प्रति है, जो हमें कभी कभी लगता है कि सोसाइटी तरक्की तब कर सकती है जब सोसाइटी में इंटरप्रेन्योर स्किल का चार्म हो, कि सोसाइटी में जब सब लोग इंटरप्रेन्योर बनेगा तभी वो सोसाइटी तरक्की करेगी। बिल्कुल। हम बहुत बार लोग हमसे चर्चा करते हैं, हम लोग बात भी करते हैं जो बिहारी फ्रेंड हैं, कि हम उस रूप से क्यों नहीं तरक्की आगे कर पा रहे हैं। तो सोसाइटी का जो लीडर है वो लीडर आईएएस और आईपीएस होने लगता है। सोसाइटी का लीडर जब इंटरप्रेन्योर होगा, सोसाइटी का लीडर यदि नारायण मूर्ति हो गए, सोसाइटी का लीडर यदि रतन टाटा होगा, तो सोसाइटी वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। ये बहुत सोसाइटी बड़ी का बात यदि कही है लीडर आपने वैसे। कोई आईएएस और आईपीएस जो कि सर्विंग ऑफिसर है, जिसका काम है सर्विस करना, यदि वो सोसाइटी का आइडियल होगा तो सोसाइटी फिर उस सर्विस के तरफ देखेगी। तो आपकी सोसाइटी क्या सोचती है, ये सोसाइटी के तरक्की की सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मैंने पहली बार किसी बिहारी को बोलते हुए सुना है कि नहीं, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, एंटरप्रेन्योर बनो। अच्छा सर, आज आप यूनिफॉर्म में आए हैं, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपके जो ऑफ डेज होते हैं, जिस दिन आप ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, यूनिफॉर्म के पीछे जो आप हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं? क्या आप फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो किसके गाने सुनते हैं? मैं गज़ल काफ़ी सुनता हूँ, गज़ल का हमें शौक़ रहा, और मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का भी शौक़ रहा, और जो कंटेम्प्रेरी जो नॉन फिक्शन की जो बुक हैं उसको पढ़ने लिखने का हमें शौक़ है, या इंडियन जो सोसाइटी है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर भी मैं थोड़ा कीन अपना ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। तो ये मेरा शौक़ है, जिसको कि मैं उसमें जो कंटेम्प्रेरी जो बुक्स होती हैं उसको भी पढ़ता हूँ, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा गप्पे भी मारता हूँ। इंडियन मेल की एक और प्रॉब्लम है, खाली यदि टाइम मिला तो क्रिकेट देखना, तो वो बुराई, जिसको कुछ लोग बुराई कहते हैं, लेकिन ये हमारा भी एक टाइम है जिसको कि यदि खाली टाइम मिलता है तो हम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं। बट मेरा जो शौक़ है वो इंडियन या वर्ल्ड में जो ये कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें जो बदल रही हैं उसको मैं उसका कीन ऑब्जर्वर हूँ, और मैं इसके बारे में अपनी घर में भी अपनी वाइफ से भी मेरा इस पर भी डिस्कशन होता है। और थोड़ा मैं चूँकि रूरल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं थोड़ा अपने गांव से भी जुड़ा रहता हूँ, तो छुट्टी के दिनों में यदि संडे वगैरह को मैं वहाँ भी लोगों से बातचीत करता हूँ कि वहाँ क्या चेंजेज हो रहे हैं, उससे भी मैं थोड़ा सा अटैच रहता हूँ। सर, एक पुलिस अफसर कैसा होता है अपनी निजी जिंदगी में? कि ऐसा होता है कि आप कभी कहीं जा रहे हैं, आप हो भी नहीं यूपी में, आप शायद कहीं बिहार में ट्रैवल कर रहे हो, और आपने रास्ते में किसी को बदतमीजी करते हुए देखा, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हुए देखा, या फिर रोड पर स्टंट करते हुए देखा, तो क्या आप रोकते हो उसको, बोलते हो कि रुक जाओ? देखिए, ये कोशिश ज़रूर लोग करता है, चूँकि निजी ज़िंदगी जब आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाती है तो पुलिस वाला फिर उसी हिसाब से चलता है। तो हमारी भी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब हम ट्रेन में यदि जा रहे हैं और मैं देखता हूँ कि कोई शराब पी रहा है, निश्चित रूप से कहता हूँ भाई आपको ये नहीं पीना चाहिए। स्टंट लोग करते हैं तो उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं, या कहीं एक एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस वाले की निगाहें ये रहती हैं यार एक्सीडेंट हो गया, चलो इसको पहले पहुँचाते हैं। तो ये हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, ये हमारे मेमोरी में वो शिफ्ट हो चुकी हैं, और इस चीज़ को पुलिस वालों को करना भी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाती है, यही चीज़ आपको अच्छा करने को प्रेरित करती है। और जो पुलिस वाला भी, आपने एक और चीज़ कहा कि आप लोग निजी ज़िंदगी में कैसे हैं, तो निजी ज़िंदगी में हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग भी एक जैसे एक दोस्त होता है उसके साथ दोस्ती है, हमारी भी अपनी निजी ज़िंदगी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, तो हम लोग उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि अंत में जो प्रसन्नता है, आपको जो खुशी है, इंटरनल खुशी, वही देती है। और आप यदि घर में खुश हैं, आप अपने आप से खुश हैं, तभी आप डिपार्टमेंट को भी कुछ दे सकते हैं, तभी हम किसी और को कुछ दे सकते हैं। और पुलिस का काम इतना बड़ा है, एक दरोगा को देखिए इतना अधिकार दिया गया है कि वो किसी को भी चाहे अरेस्ट करके 24 घंटे तक वो पूछताछ के लिए रख सकता है। लेकिन सर, थोड़ा सा तो ऊपर से प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, तब फिर कैसे डील करते हो आप? देखिए, फिर अगेन आपको क्या तय करना है ये आप तय कर रहे हैं। पॉलिटिशियन रहेगा या सोशल वर्कर रहेगा या पत्रकार है, सभी लोग जानता है कि ये नेक्स्ट ऑफिसर कैसा है। हम यदि आपकी बात मानेंगे, अभी यहीं 5 लोग हैं ना, और ये जो हमारी अनाउंसर हैं इनकी बात हम नहीं मानेंगे। मान लीजिए आपने कोई काम हमें कहा, मैंने आपकी बात सुनी और उनकी नहीं सुनी, तो एक मैसेज जाएगा कि भाई ये इनकी बात सुन रहे हैं तो इनसे कोई काम कराना है आप इनसे कहिए।
लेकिन यदि आपको ये मालूम है, आपको और इनको सबको, कि नहीं हम मेरिट पर यहाँ काम होगा, तो हमें कोई आदमी कुछ नहीं कहेगा। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर। देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर्स को कोई गलत काम कभी नहीं कहती है, जब तक कि ऑफिसर की खुद की इच्छा नहीं हो। कोई हमारे कनपट्टी पर पिस्टल रखकर नहीं कहता है कि आप इस चीज़ पर साइन करिए। हम अपनी इच्छा से, अपने लाभ हानि को देखते हुए कोई चीज़ करते हैं। सिर्फ फिल्मों में ऐसे ही दिखाता है ना, तो इसलिए मेरा सवाल आ गया ना। फिल्मों में नहीं, आम जिंदगी में भी ऐसा होता होगा। ये सारी चीज़ें हम कैसे हैं ये पूरा समाज जानता है। यदि हमारा अपना कोई निजी लाभ होगा तो हम यदि ए के कहने से कोई काम करेंगे तो हमको बी के कहने से भी वो गलत काम करना पड़ेगा, फिर सी के कहने से भी करना पड़ेगा। कोशिश पुलिस ऑफिसर्स को हमेशा करनी चाहिए कि हमको सही के साथ रहना चाहिए। बहुत बार देखिए हमारा इंटेंशन खराब नहीं होता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो इंटेंशन आपका कैसा है? इंटेंशन यदि बोनाफाइड है तो हमको पुलिस वालों को सपोर्ट करना चाहिए, और हम भी सपोर्ट की अपेक्षा अपने ऊपर वालों से रखते हैं। यदि इंटेंशन मेलाफाइड है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। भीड़ को कंट्रोल करने के तरह तरह के तरीके होते हैं, उसमें किसी तरीके से हो सकता है कि कुछ आम आदमी का नुकसान भी हो जाए, लेकिन यदि मेरे ऑफिसर्स का उसमें बोनाफाइड इंटेंशन है तो हमको उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो पॉलिटिकल, और रही बात पॉलिटिकल सिस्टम की, तो हम सभी इसी पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट हैं, हम कोई अलग नहीं है। मैंने आपसे पहले भी ये एक चीज़ कही कि हम लोग मीडिया में या सब जगह एक हीरोइक के रूप में प्रसार किया जाता है कि चूँकि पुलिस, स्पाई, ये सब जब से सृष्टि बनी है तब से इस चीज़ को लोग देखते हैं और इस पर काफ़ी फिल्में बनती हैं, चूँकि सोसाइटी इससे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपने आप को सोसाइटी को ये आकर्षित करता है। तो लोग हमेशा पुलिस में इसी भूमिका को देखना चाहते हैं। लेकिन किसी भी सोसाइटी में मैक्सिमम जो लोग हैं वो सही लोग होता है, और सही के साथ ही पुलिसकर्मी भी रहते हैं। कुछ पुलिसकर्मी समाज में निश्चित रूप से गलत होते भी हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इनके पास, हमारे पास राइट्स काफ़ी हैं। तो राइट्स के साथ जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बैलेंस को जब तक हम चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी नहीं रखेंगे तो ये समस्या आती है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ कि मैक्सिमम यदि आपका व्यवहार रूल ऑफ लॉ के करीब है तो आपको 100 में 95 पॉलिटिशियन, मेरी अपनी 19 साल की नौकरी में, वो आपसे कभी कोई गलत बात नहीं कहेंगे। मैं ये आपको अपने अनुभव पर कह रहा हूँ। ना आपसे कोई ऑफिसर गलत बात कहेगा, ना आपसे कोई पत्रकार कोई गलत सिफारिश करेगा। हम यदि खुद गलत रहेंगे तो हमसे सब लोग सब काम करने के लिए कहेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप मतलब इम्प्रेस कर दिए और सबको ही को यहाँ पर। अच्छा, हमारे जो ऑडियंस में ना बहुत सारे यूथ हैं, मतलब फ्यूचर हैं हमारे देश का, तो मैं चाहती हूँ सर कि आप 2 लाइन कुछ बोल करके इनको मोटिवेट कर दीजिए। देखिए ये देश आपका है। 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है पूरे देश के लिए, और 2047 में हम इस देश को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। आज जितने भी यूथ हैं, हम आप सबसे पूछेंगे कि सबसे ताकतवर देश कौन है इस दुनिया का, तो सारे लड़के आप बताओ भाई। फर्स्ट आप लोग इसी टेबल में सबसे ताकतवर देश कौन है इस दुनिया का? पहला टेबल आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, अब बच्चों से बताओ दोस्त। माइक। रशिया। अरे तुम तो पहले आदमी मिले बहुत दिन बाद जो रशिया कह रहे। मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे, डर गए होंगे, डर गए ना? सारे लोग मानते हैं कि यूएसए सबसे ताकतवर देश है। क्यों ताकतवर है यूएसए? क्योंकि यूएसए, बैठ जाओ बेटा, यूएसए सबसे अच्छी चीज़ दुनिया की जो भी होगी वो अमेरिका बनाता है। आप सबके पास मोबाइल होगी। यदि एबीपी के लोग या मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आपसे कहूँगा कि बेटा मैं एक मोबाइल तुम लोगों को गिफ्ट दूंगा, तुम में से सब कहोगे कि सर हमको एक एप्पल का मोबाइल गिफ्ट दीजिए। कोई तुम लोग दूसरे और कंपनी का नाम नहीं लो। क्यों? क्योंकि एप्पल सबसे बेस्ट मोबाइल है। अमेरिका सबसे जो बेस्ट जहाज है पूरी दुनिया का, बोइंग, वो कौन बनाता है? वो अमेरिका बनाता है। तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका ताकतवर देश। सबसे अच्छी फिल्म है, सबसे अच्छी साइंटिफिक फिल्म है, वो अमेरिका बनाता है। आज बहुत एक लड़की पीछे से बोल रही थी कि चाइना ताकतवर देश बन रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं चाइना क्यों ताकतवर बन रहा है? क्योंकि चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर, जो टेक्नोलॉजी उसने ईजाद की उसके बल पर अब चाइना भी आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए लोग अमेरिका की तुलना अब चाइना से करने लगे, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आपको जो यूथ हैं, हमारे जो यंग जो लड़के हैं, 2047 अब आगे जो आने वाला है 23 साल में होगा, उस समय देश को आप ही लोगों को देखना है। हम लोगों की उम्र उसमें 60 साल क्रॉस कर जाएगी, तो देश आपके कंधों पर रहेगा। हम उसमें हिंदुस्तान को सबसे ताकतवर राष्ट्र कैसे बनाएंगे? तो हम टेक्नोलॉजी के बल पर बना सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों आ सकती है? चूँकि हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है।
आज हिंदुस्तान के पास पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स हैं। चाइना के पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। तो आपको 2047 का यदि हम सबसे ताकतवर राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाना चाह रहे हैं तो वो तभी बना पाएंगे जबकि हमारा जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। और टेक्नोलॉजी में जब आप आगे जाएंगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो खुद आगे बढ़ेगी और उसका जो हमारी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इस देश की बढ़ेगी, जो बराबर प्रधानमंत्री जी जीडीपी की बात करते हैं। तो एक ऐसे ताकतवर राष्ट्र बनाने के लिए आप सबको अभी से मजबूत होना होगा कि हमको इस देश को क्या देना है। हम लोग ये नहीं सोचें एज ए यूथ कि हमको इस देश ने क्या दिया। आप जितने लोग सभागार में बैठे हुए हैं आप सब सोचिए कि हमने इस देश को क्या दिया। हम अपने टाइमिंग को देश के लिए क्या दे सकते हैं, हम अपने देश के जीडीपी में अपना क्या मैक्सिमम दे सकते हैं, हम क्या नया चीज़ सोच सकते हैं, नया इन्वेंशन कर सकते हैं जिससे इस देश को कुछ फ़ायदा होगा और लोगों को चीज़ें सस्ती मिलने लगेगी। तो अपने आप हमारा देश सबसे ताकतवर राष्ट्र बन जाएगा। एक आप लोग जो लोग थोड़ा बहुत इतिहास को जानते होंगे तो या जिसकी साइंस में इंटरेस्ट होगा जिन बच्चों का, तो सबसे पहले अंतरिक्ष में रॉकेट किसने भेजा था, है किसी को मालूम? किस देश ने भेजा था? बताओ, हमारे तरफ से उसको एक एप्रिसिएशन लेटर रहेगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में स्पेस में रॉकेट किसने भेजा, किस देश ने भेजा? अरे आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए। सबसे पहले सोवियत संघ ने स्पेस में रॉकेट भेजा और सबसे पहला आदमी जो गया स्पेस में उसका नाम था यूरी गागरिन, वो भी सोवियत रूस का था। तो पूरी दुनिया को लगा कि सोवियत संघ सबसे ताकतवर राष्ट्र बनेगा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो था वो टेक्नोलॉजी में वो आगे हो रहा था। अमेरिका के नाक के नीचे एक छोटा सा देश था, उस देश का नाम था क्यूबा। अमेरिका के जस्ट नीचे, फ्लोरिडा के नीचे, वहाँ एक रेवोल्यूशन हुआ, एक यंग कर्नल था फिदेल कास्त्रो। पूरे दुनिया में लोगों को लगा कि भाई अमेरिका तो अब खत्म हो जाएगा और सोवियत संघ कम्युनिस्ट थ्योरी पूरे वर्ल्ड में छाने लगी। अमेरिका में इसी बीच एक यूथ प्रेसिडेंट आया जिसका नाम था JF कैनेडी। कैनेडी ने अमेरिकन लोगों से कहा, यूथ से कहा कि भाई आप ये मत सोचो इस देश ने आपको क्या दिया, आप ये सोचो कि हम इस अमेरिका देश को क्या दे रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचोगे कि अमेरिका एक ताकतवर राष्ट्र बनेगा। और ठीक दोस्तों, 12 साल के बाद 1969 में पहला जहाज चांद पर किसने भेजा? वो अमेरिका था। उस जहाज का नाम अपोलो था, उस रॉकेट का, और जाने वाला जो यात्री था, ट्रैवलर, वो कौन था? वो नील आर्मस्ट्रांग था, वो अमेरिकन था। और अगले 20 साल का इतिहास, 1989 में गल्फ कंट्री में एक कुवैत पर अटैक किया इराक ने, अमेरिकी की फ़ौज आई और कुवैत को आज़ाद कराया। और अगले 20 साल का आप इतिहास जानते हैं वर्ल्ड का कि एक ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की ताकत को आतंकवादी हमलों से चूर करने का प्रयास किया। और ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी कहाँ गई, अमेरिकन सोल्जर ने उसको कहाँ भेजा, ये सिर्फ वही जानते होंगे और कोई नहीं। ये अमेरिका की ताकत का परिचायक था। तो ताकत कहाँ से आई? ताकत उसकी जीडीपी से आई, ताकत उसकी टेक्नोलॉजी से आई। ताकत सिर्फ आदमी से नहीं होती है। तो जो भी देश साइंटिफिक टेम्परामेंट में आगे रहेगा और जिसमें नेशनलिज्म की भावना होगी, राष्ट्रवाद की भावना होगी, उस राष्ट्र को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे यंगस्टर हैं, आप लोग नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करेंगे और जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है कि हमको इस देश को महान बनाना है और हमको इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, ये विचार सिर्फ आपके मन में आ जाएगा तो इस देश को 21वीं शताब्दी में ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस भावना को निश्चित रूप से हम साकार करेंगे। और कोरोना पीरियड में आपने देखा, कोरोना में हमने जो दवाई ईजाद की, हमने जो गरीब मुल्क थे अफ्रीका के, सब जगह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजा। ये हिंदुस्तान नए हिंदुस्तान का परिचायक है और उन सब नए हिंदुस्तान के आप वाहक होंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि 2047 में हम लोग इस देश को पूरी दुनिया का सबसे सबल ताकतवर राष्ट्र बनाएंगे जो कि गरीबी और भूखमरी दूर करने में पूरे विश्व में सहायक होगा। जय हिंद। हाउस द जोश, हाउस द जोश। थैंक यू सो मच सर, आपने वाकई सबको बहुत मोटिवेट कर दिया। मैं भी बगल में बैठ के बहुत मोटिवेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर।